Good morning, students. Dr. Anita Mathur, Babu Shobharam, Government Arts College, Alwar, Department of Geography. हम BA पार्ट सेकेंड का जो जोग्राफ़ी प्रैक्टिकल का पेपर है उसको डिस्कस कर रहे थे, और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि हमने उसमें सबसे पहले जो मानचित्र निर्माण की कला है उसका अध्ययन किया कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसमें किस प्रकार से सिंबल्स का और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है, उसका इतिहास क्या है और मटेरियल किस प्रकार का यूज़ होता है। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जो है आर्थिक आंकड़ों का प्रदर्शन, की किस प्रकार से जो डाटा कलेक्शन होता है और उस डाटा कलेक्शन के सहारे हम विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके द्वारा हम करते हैं। इस चैप्टर को करने के पहले मैं पहले आपको जो आपका मैप से रिलेटेड काम है वो करवाना चाहती हूँ, और हम एक एक प्रकार के मैप को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ PDF में आपको ये डाल दिया जाएगा कि यहाँ पर उस मैप के सहारे हमें क्या क्या बनाना है। तो पहले अगर हम वितरण मानचित्र का अध्ययन करें तो मोटे तौर पर हम ये देखेंगे कि ये जो वितरण मानचित्र बनाते हैं, हम इसको बनाने की जो विधियाँ हैं वो दो चीज़ों पे बेस्ड होती है। पहला क्वालिटी एंड दूसरा क्वांटिटी, मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक। गुण मतलब हम किसी ऐसी इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं कि उसके गुण के आधार पर हम उसकी चीज़ों का अनुमान लगाते हैं, जबकि मात्रात्मक विधि में हम एक मात्रा के लिए हम एक निश्चित मात्रा को उस पर अलग प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम गुणात्मक विधियों की बात करें तो हम ये देखते हैं कि इन विधियों के द्वारा जो मानचित्र बनाए जाते हैं उसमें रंग, आभा और प्रतीक चिन्हों का, मतलब कलर, उसके शेड्स और प्रतीक चिन्हों के द्वारा किसी भी चीज़ का वितरण को दर्शाया जाता है। और इन मानचित्रों को देखने से पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु का वितरण कहाँ है, लेकिन उसकी क्वांटिटी के संबंध में हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को नहीं बता सकते हैं। हम उसकी प्रेजेंस को बता सकते हैं पर हम उसकी क्वांटिटी को वहाँ पर नहीं बता सकते। तो जब हम गुणात्मक विधियों की बात करते हैं तो गुणात्मक विधियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट विधियाँ आती है उसमें रंगारेख विधि है, जिसको हम कलर पैच मेथड भी कहते हैं। और इस विधि में वस्तु का वितरण दर्शाने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। इन मानचित्रों को हम कोरोस्क्रोमैटिक मैप्स भी कहते हैं, रंगारेख मानचित्र भी कहते हैं, और हम इसे कलर मैप्स भी कहते हैं। और इस विधि के द्वारा हम लोग लैंड यूज़, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेशन और प्रशासनिक, राजनीतिक, प्राकृतिक इकाइयों, इन सबको हम इसके द्वारा दर्शा सकते हैं। और ऐसे विविध प्रकार के जो मानचित्र हैं इनका संग्रहण करते हैं। इनको बनाना जो है वो स्थानीय वितरणों को समझाने में सहायक होता है। हमें इससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का आइडिया नहीं लगता है, पर अलग अलग कलर्स के द्वारा, अलग अलग चिन्हों के द्वारा हम इसमें किसी भी चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को बता सकते हैं। इसके एक वर्ग में मात्राओं और मानों का कोई विचार नहीं होता। तो जैसे संयुक्त राज्य के जो, अगर हम बात करते हैं कॉटन के जो डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र हैं, तो हम उसे अलग अलग शेड्स के द्वारा, या किसी भी चीज़ का वितरण है, राजस्थान में वर्षा का वितरण है, तो हम अलग अलग कलर के द्वारा, कलर के शेड के द्वारा हम इसको दर्शा सकते हैं। और ये जो शेड होता है ये डार्कर साइड पे होता जाता है। जैसे भी किसी चीज़ की संख्या या मान बढ़ता है, कलर की डार्कनेस जो है वो बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से हम इसका निर्माण करते हैं। फिर हम दूसरा मेथड इसमें देखते हैं, वो है सामान्य छाया विधि, और इसको हम कहते हैं सिंपल शेड मेथड। तो ये विधि उस तरह की होती है, लेकिन इसमें रंगों के स्थान पर हम ब्लैक कलर का ही यूज़ करते हैं।
ब्लैक कलर की स्याही का ही यूज़ करते हैं और अलग अलग चिन्ह उससे हम बना देते हैं। कहीं डॉट बना दिया, कहीं चेक बना दिया, कहीं गोले बना दिए, अलग अलग प्रकार से हम उसका प्रदर्शन करते हैं। फिर हम बात करते हैं वर्ण प्रतीकी विधि की, जिसको कोरोस्क्रोमैटिक मेथड कहते हैं। ये सिंबल मेथड भी हम इसे कहते हैं और इसमें वस्तु का वितरण दर्शाने के लिए प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और ये जो प्रतीक चिन्ह होते हैं ये मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ज्योमेट्रिक भी होते हैं और पिक्टोरियल भी होते हैं और ये लिटरल सिंबल्स भी होते हैं। हम अल्फ़ाबेट के द्वारा भी इनको यहाँ पर समझा सकते हैं। फिर एक होता है नामांकन विधि या नेमिंग मेथड। उसमें हम प्रदर्शित करने वाली वस्तु का पूरा नाम ही लिख देते हैं और इस प्रकार से उसका इंडेक्स बना के उसको बता दिया जाता है। फिर है कोरियोग्राफिक कैंपेन विधि। इसमें क्या करते हैं हम कि एक ऐसा मानचित्र जिसमें कुछ विशिष्ट स्थानों का या छोटी इकाइयों की स्थिति को इसमें बताया जाता है और आंकड़ों को मानचित्र के बाहर आयातों में ग्राफों के द्वारा, स्तंभ के द्वारा, वृत्तों के द्वारा उस प्रकार से इसको दर्शा दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं मात्रात्मक विधियों की, जिसमें हम क्वांटिटेटिव मेथड जिसको हम कहते हैं, हम इसमें क्वांटिटी का प्रदर्शन करते हैं। तो अगर हम इस मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें मात्रात्मक विधियों द्वारा बनाए गए वितरण मानचित्र किसी तत्व या वस्तुओं के वितरण के साथ साथ उसकी मात्रा का भी, क्वांटिटी का भी यहाँ पर हमें ज्ञान हो जाता है। और इस विधि के द्वारा जो वितरण मानचित्र हैं उसमें वस्तु का घनत्व, उसका मूल्य, उसका उत्पादन, उसमें क्या उसमें कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम इसमें दर्शा सकते हैं। इसीलिए हम इसे क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक मानचित्र कहते हैं। और इसमें ऐसे मानचित्र सम्मिलित हैं जिसमें मात्राओं को समान रेखाओं के द्वारा, आइसोप्लेथ रेखाओं के द्वारा, जिन रेखाओं का समान मान होता है उसके द्वारा भी इसको दर्शाया जाता है। और दूसरे वर्ग में ऐसे मानचित्र आते हैं जिसमें आंकड़ों को हम प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर दर्शाते हैं, जिनका यूज़ हम किस में करते हैं, जब भी हम पॉपुलेशन के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम अलग अलग विधियों के द्वारा मात्रा को दर्शाते हैं। इसमें मेन रूप से हमने 4 विधियां ली हैं, जिसमें हमने सम्मान रेखा विधि है, वर्णमात्री, सम्मान मतलब आइसोप्लेथ मेथड, वर्णमात्री मतलब कोरोप्लेथ मेथड, थर्ड है डॉट मेथड या बिंदु विधि और चौथा है आरेखी विधि या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सम्मान रेखा विधि की, आइसोप्लेथ मेथड की। हमें आधी बात तो इसके नाम से ही समझ आ जाती है। सम्मान रेखा विधि मतलब हम ऐसी रेखा का निर्माण करते हैं जिसका मान सभी स्थान पर समान हो। तो ये जो आइसोप्लेथ शब्द है इसके लिए ये कहा जाता है कि ये ग्रीक भाषा के शब्द से मिला है और वो शब्द है ISOS, जिसको वहाँ पर समान माना जाता है। एंड प्लेथोस का मतलब होता है माप, अर्थात समान रेखाओं वाली रेखाएं, समान माप रखने वाली रेखाएं। तो इस प्रकार समान रेखाएं वे रेखाएं होती है जो मानचित्र में किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के समान मानों को एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित कर देती है। तो ये जो जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर मौसम मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो हम उस पे देखते हैं समताप रेखाएं हैं, समदाब रेखाएं हैं, समवर्षी रेखाएं, समोच्च रेखाएं। ये सारी कौन से मैप्स हैं? ये आइसोप्लेथ मैप्स हैं। ये जो रेखाएं होती है ये सम मान, एक ही मान को लेके चलती है। फॉर एग्जांपल हम अगर वार्षिक वर्षा की बात करते हैं तो हम अपने मानचित्र में रेखाओं को इस प्रकार से बनाते हैं, 50 सेंटीमीटर और उससे कम वाले क्षेत्र, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने रेखाओं का मान तय कर दिया और समान वो जो वैल्यूज़ जहाँ पे मिलती हैं उसको वहाँ पर हम रेखाओं को मिला देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको इस मानचित्र को जैसे शीट पे बनाना पड़ेगा, तो आप कोई भी मानचित्र ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम वर्षा के वितरण का भी ले सकते हैं, तापमान का भी ले सकते हैं
और साथ ही साथ वायु दाब की जो स्थिति रहती है उसको भी हम ले सकते हैं। आपकी प्रैक्टिकल की बुक में भी इस प्रकार के डायग्राम्स मिल जाएंगे। सिंपल जो हमारा ये एटलस होता है उससे भी हमें इस प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी, और मैं भी आपको PDF में भी डाल दूंगी कि हमें इस मानचित्र का निर्माण कैसे करना है। और अगर हम सम्मान रेखा विधि की बात करते हैं तो इसके मुख्य गुण क्या होते हैं, क्यों ये एक तो बहुत साइंटिफिक तरीके से किसी भी चीज़ के वितरण को प्रदर्शित करती है, और सम्मान रेखाओं के द्वारा किसी भी तत्व में जो प्रवणता होती है उसका पता लगाया जा सकता है। प्रवणता का मतलब क्या है कि आपकी कोई भी चीज़ की कमी है या बढ़ोतरी है वो किस दिशा में जा रही है और किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आ रहा है। इसी प्रकार सम्मान रेखा विधि के द्वारा क्षेत्रीय वितरण को दर्शाना आसान होता है। जैसे अभी हमने देखा, तापमान, वर्षा, वायुदाब, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम ये सम्मान रेखा विधि के द्वारा दर्शा देते हैं। और हम जितने भी मानचित्र देखते हैं जहाँ पर इन चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है तो इन्हीं रेखाओं का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। पर इसके कुछ दोष भी होते हैं, इसमें कुछ समस्याएं भी होती है। तो इसमें क्या होता है कि सम्मान रेखा विधि को यूज़ करने के लिए हमें अंतर्वेशन करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है, जो सरल कार्य नहीं है। साथ ही साथ मानचित्र में सम्मान रेखाओं की शुद्धता इस बात पे निर्भर करती है कि आपको जो लोकल डाटा मिला है वो कितना सही है, उनकी शुद्धता वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। और सम्मान रेखा विधि के मानचित्र अधिक महत्व होता है जब इसमें अधिक प्रवणता नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा फर्क होता है आंकड़ों में तो इसको प्रदर्शित करने में हमें सहूलियत नहीं होती है। इसलिए वितरण मानचित्र में अगर परिवर्तन अलग आते हैं, अधिक आते हैं, तो हम इसके द्वारा हमें प्रदर्शन किसी भी चीज़ का करना डिफ़िकल्ट होता है। परंतु फिर भी ये विधि ये आसान है, हम इसको बहुत इजीली समझ जाते हैं, और इसमें जो भी चीज़ है उसका इतना सिंपल तरीके से उसको प्रदर्शित किया जाता है कि हमको मानचित्र देखते ही कई चीज़ें समझ में आ जाती है। अब हम ये बात करेंगे कि आपने वैसे फर्स्ट ईयर में भी प्रैक्टिकल आपके पास रहा है ज्योग्राफी, पर मैं कुछ चीज़ें आपको रिपीट करना चाहूँगी कि आपको ये सारी चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, और उस फाइल में जो जो डायग्राम्स और मैप्स हमारे कोर्स में हैं हम पहले बहुत अच्छी तरह से ऊपर उसका हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद हम उसमें किस चीज़ को, किस चीज़ के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं, पर नीचे बिल्कुल अच्छी तरह से जितने भी मानचित्र को बनाने के नियम क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेखा को किस तरह बनाना है, राष्ट्रीय रेखा को किस तरह, सीमा रेखा को किस तरह बनाना है, तो उन सब चीज़ों का पालन करते हुए हम इन पे मैप्स को ट्रेस करेंगे, और फिर उस पे जो भी चीज़ का हमें प्रदर्शन करना है उस चीज़ को हम उस पे प्रदर्शित करेंगे। आज हमने जिस शीट को बनाने की बात की है वो हम ये आइसोप्लैथ मैप की बात कर रहे हैं, सम्मान रेखा विधि मानचित्र की बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें राजस्थान की वार्षिक वर्षा को बता सकते हैं, और समवर्षीय जो जगह है उनको एक रेखा के द्वारा आप मिलाते जाइए। प्रैक्टिकल की किताब में देखेंगे तब भी आपको आइडिया हो जाएगा, आप नेट पे भी इसको देख सकते हैं। तो ये मानचित्र जो आपके बनेंगे बहुत नीट एंड क्लीन होने चाहिए, इनका हेडिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए, इनका मापक बहुत प्रॉपर होना चाहिए, और जिस भी चीज़ को प्रदर्शित करेंगे उसका इंडेक्स हमें यहाँ पर नीचे बनाना पड़ेगा, अच्छी तरह से हेडिंग लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप मार्केट से 20 से 25 शीट्स ले आइए, और जो जो काम हम आपको यहाँ पर देते जा रहे हैं उन मानचित्र को साथ के साथ बनाते जाइए, ताकि आपको उसमें आगे कोई भी दिक्कत ना आए। मैं इसका PDF भी आपको डाल दूंगी ताकि आपको इसको बनाने में सहूलियत रहेगी। तो ये आपकी शीट्स का काम शुरू हो गया है। रोज़ हम एक टॉपिक आपको देंगे, आप साथ के साथ बनाते जाइए, और आप चाहें तो आप इसको चेक भी हमसे करवा सकते हैं, ताकि आपके प्रैक्टिकल की जो शीट है वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगी।
जब हम प्रैक्टिकल के लिए शीट्स का निर्माण करेंगे तो हमें बहुत कलरफुल पेन्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत मोटे पेनों की ज़रूरत नहीं है। हम ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। अगर हम पिक्टोरियल मेथड बता रहे हैं, अच्छा, मैप का भी यूज़ करते समय आप ये ध्यान रखिए कि हेडिंग के लिए तो हम मोटा वाला काला स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं, पर जब हम मानचित्र का निर्माण करेंगे या इस प्रकार की रेखाओं को उस पर डालेंगे तो बहुत मोटा स्केच पेन से डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको बारीक पतला मैप को पेन को यहाँ पर यूज़ करना है। बहुत सफाई से आपको काम करना है। ये कोशिश कीजिए कि मैप पे कोई बहुत कटिंग वगैरह ना हो। और ये जो मैप्स हैं, ये मैप्स आपके जोग्राफिकल स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम एक जोग्राफ़ी के स्टूडेंट से ये हमारी मांग रहती है कि वो बहुत अच्छी तरह से इन मानचित्रों का निर्माण करें। और अगर आपने एक बार इनको बनाना सीख लिया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप ट्रेस करके अपना काम कीजिए। ट्रेसिंग की भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनको यूज़ कीजिए। जहाँ जहाँ स्केल का यूज़ होना है स्केल का यूज़ कीजिए, जहाँ स्टेंसिल्स का यूज़ होना है वहाँ स्टेंसिल्स का यूज़ कीजिए। पर ये मैप बहुत नीट एंड क्लीन बनने चाहिए। और ये जो आपके प्रैक्टिकल की फ़ाइल है, इसका बहुत महत्व है क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के नंबर इस पर डिपेंड करेंगे। तो ये आप काम हमेशा बहुत अच्छी तरह से कीजिए। अगली कक्षा में हम अगले मानचित्र पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।